Hello everyone, this is the Legal Reasoning faculty from Career Launcher Southex, Deepika Sharma. We are going to discuss some important concepts under legal reasoning that any student of law preparing for any legal exam should definitely know. So the very first concept that we are going to discuss today is constitutionalism. Now, we have to understand what is constitutionalism. When we talk about constitutionalism, we say that constitutionalism is the principle of limited governance. बेसिकली हम कह रहे हैं कि हर एक इंसान की जैसे एक सोल होती है, वैसे ही जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसकी सोल है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बिना आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, बट बिना कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं होती है। सो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज अ प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड गवर्नेंस, जहां पे मैं जो अथॉरिटी है, जो गवर्नमेंट है, उसकी पावर को लिमिट कर रही हूँ। आई एम गिविंग देम अ बाउंड्री, अ बाउंडेशन, कि आपको इस लिमिट में रहकर अपनी पावर एक्सरसाइज करनी है। दिस इज डन सो दैट कि आर्बिट्ररी गवर्नेंस ना हो और हम लोग रूल ऑफ लॉ फॉलो कर सकें। रूल ऑफ लॉ यानी लॉ का रूल, किसी इंसान की मनमर्जी का रूल नहीं है, बट लॉ का रूल है। जैसा लॉ कहेगा उसके हिसाब से ही आपका रूल होगा। दिस इज व्हाट रूल ऑफ लॉ सेज, एंड दिस इज द बेसिक टेनेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में आई वांट कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो, तो वहां पे लॉ का रूल होना बहुत जरूरी है। अगर वहां पे किसी एक अथॉरिटी, किसी एक पार्ट ऑफ गवर्नमेंट या किसी एक इंसान की मन मर्जी चल रही है, उसके विंस एंड फैंसी का रूल चल रहा है, तो देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म देयर। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक ऐसी फिलॉसफी है जो कह रही है कि जब भी आप किसी अथॉरिटी को पावर देते हो, दे आर प्रोन टू गेट करप्टेड बाय दैट पावर, दे आर प्रोन टू अब्यूज दैट पावर। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के थ्रू मैं उनकी पावर को लिमिट कर रही हूं ताकि वो अपनी पावर का अब्यूज ना कर सके। दैट इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज ऑल अबाउट। यूजुअली आपका एक सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस बनाया जाता है थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ऑल्सो नोन एज सेपरेशन ऑफ पावर, जहां पे मैं जो वेरियस आर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे इंडिया के अंदर वी हैव लेजिस्लेचर जिसका काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव जिसका काम है लॉ को एग्जीक्यूट करना, और जुडिशरी जिसका काम है लॉ को इंटरप्रेट करना, कि लॉ मेरा क्या कह रहा है, उसका क्या मतलब है, और क्या सामने वाली पार्टी लॉ को फॉलो कर रही है या उसकी इंटरप्रिटेशन के अलग जा रही है। दैट इज ऑल व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज ऑल अबाउट, अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, जहां पे एक भी ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट अगर अपनी पावर का अब्यूज कर रहा है, अगर वो अपनी पावर के बाहर जाके कोई भी फंक्शन कर रहा है, तो बाकी ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट उसे रोकेंगे और कहेंगे कि आपके पास कॉम्पिटेंसी नहीं है अपनी पावर से बाहर जाने की। दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, अ सिस्टम ऑफ लिमिटेड गवर्नेंस। Now let us see certain tenets of constitutionalism. See, constitutionalism के अंदर we have a set of principles. अगर ये principles मेरे किसी भी constitution के अंदर होते हैं, then I can say कि इस जगह पर constitutionalism है, इस constitution के अंदर constitutionalism है। So let us see what are these principles. So the first principle is popular sovereignty. Now, first you need to understand what is the meaning of this term, sovereignty. When I say sovereignty, I say that there is an authority called sovereign. अब sovereign क्या होता है? भाई अगर आसान भाषा में बोलूं तो sovereign का मतलब है there is a superior political authority. ये superior political authority का काम क्या है? Inferior political authority को govern करना। ठीक है, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो यहाँ पे सुपीरियर पॉलिटिकल अथॉरिटी कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सुपीरियर पॉलिटिकल अथॉरिटी है, और वो सिटीजन्स जो कि इंफीरियर पॉलिटिकल अथॉरिटी है उनको गवर्न कर रहे हैं। लॉ का सबसे पहला सबसे बड़ा काम है लोगों को रेगुलेट करना, गवर्न करना। अगर लोगों को हम रेगुलेट या गवर्न नहीं करेंगे तो आर्बिट्ररी रूल चालू हो जाएगा और बहुत ज्यादा केओस सोसाइटी के अंदर होगा। If I were to give a very small example, imagine कि आप जिस भी एरिया में रहते हो, अगर वहां पे एक भी रेड लाइट खराब है तो क्या होगा? बहुत ज्यादा केओस मच जाएगा, एक्सीडेंट प्रोन हो जाएगा वो एरिया, वहां पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम्स लगने लग पड़ेंगे, और जो लोग बेचारे रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं वो क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे unless and until they are suscepting themselves to getting into an accident. तो इमेजिन अगर एक एरिया की रेड लाइट की जगह पूरी स्टेट की रेड लाइट खराब हो चुकी हैं,
सारी स्टेट की ट्रैफिक लाइट्स काम नहीं कर रही हैं, अब और ज्यादा केओस होगा, और ज्यादा ट्रैफिक जैम्स लगेंगे, और ज्यादा एक्सीडेंट्स होगा। इमेजिन पूरी कंट्री के अंदर कोई ट्रैफिक लाइट्स नहीं है, व्हाट इफ पूरी दुनिया के अंदर कोई ट्रैफिक लाइट्स नहीं है, कंप्लीट एनार्की एंड केओस। एक छोटा सा लॉ अगर मैंने रिमूव कर दिया, एक छोटी सी रेगुलेशन जो मैंने लोगों पर लगाई है, अगर वो मैंने रिमूव कर दी, तो इतना ज्यादा केओस हो सकता है। इमेजिन अगर सारे लॉज दुनिया से हट गए तो लोगों को गवर्न करना, रेगुलेट करना बहुत जरूरी है, ताकि लोग अपने राइट्स को जहां एंजॉय कर रहे हैं वहीं अपनी ड्यूटीज को भी निभाएं। जहां आप अपनी प्रिविलेजेस को एंजॉय कर रहे हैं वहां अपनी लाइबिलिटीज को भी आप समझें। तो ये काम है हमारे लॉ का, जो सोवरेन करता है, द सुपीरियर पॉलिटिकल अथॉरिटी, जो इंफीरियर पॉलिटिकल अथॉरिटीज को गवर्न कर रही है, उन्हें बता रही है हाउ दे सपोज टू वर्क इन अ कंट्री। तो सोवरेन हमारी एक ऐसी एंटिटी है जिसको कोई बता नहीं सकता कि आपको कैसे काम करना है। इंडिया इज अ सोवरेन। हम लोग एक्सटर्नली भी सोवरेन है और इंटरनली भी सोवरेन है। मतलब ना तो कोई बाहर की कंट्री, कोई यूएस, कोई ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, कोई भी आके इंडिया को नहीं बता सकता कि आप ऐसे नहीं ऐसे लॉ बनाओ, आप ऐसे नहीं ऐसे काम करो। साथ ही साथ वी आर इंटरनली सोवरेन, मीनिंग कि कोई स्टेट भी नहीं बता सकती मुझे कि आप ऐसे काम करो, या आप ये लॉ ऐसे मत बनाओ, या आप ऐसे काम नहीं कर सकते, या आपको ऐसे काम करना चाहिए। तो इंटरनली और एक्सटर्नली इंडिया सोवरेन है। अब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का प्रिंसिपल कह रहा है कि भाई अगर गवर्नमेंट बनेगी तो पॉपुलर सोवरेनिटी से बनेगी, एज इन कि जो भी सोवरेन अपॉइंट होगा वो लोगों में पॉपुलर होना चाहिए, कि मेजोरिटी ऑफ द पीपल हैव वोटेड फॉर दैट पर्टिकुलर अथॉरिटी टू कम इनटू पावर। इंडिया में जब हम वोट डालते हैं तो वोटिंग सिस्टम का कंप्लीट पर्पस ही है कि हम पॉपुलर सोवरेनिटी से गवर्नमेंट को चूज कर सके। मेजॉरिटी ऑफ लोग जिस गवर्नमेंट के हित में है, जिस गवर्नमेंट के बताए गए प्रिंसिपल्स और टेनेंट से वो अग्री कर रहे हैं, वो उसे वोट डालते हैं। और जिस भी गवर्नमेंट की मेजॉरिटी होती है, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी की मेजॉरिटी होती है, वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है। दिस इज नथिंग बट पॉपुलर सोवरेनिटी ओनली। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। क्योंकि लॉ से डरा धमका के खुद को फॉलो नहीं करवाता, लॉ आपकी सहमति से खुद को फॉलो करवाता है। देर आर सर्टेन लॉज जो मैं फॉलो करती हूँ सिंपली बिकॉज मैं डरी हुई हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बाइक या स्कूटी चला रही हूँ तो मैं हेलमेट लगाऊंगी, क्यों? क्योंकि मुझे डर है कि अरे चालान ना कट जाए। बट देर आर मेनी लॉज जो मैं फॉलो कर रही हूँ सिंपली बिकॉज दिस इज समथिंग आई बिलीव इन। मैं रोड पे जाके रैंडमली लोगों को चाकू नहीं मार रही, क्यों? बिकॉज आई डू नॉट बिलीव इन किलिंग पीपल। आई डू नॉट थिंक देयर इज नीड फॉर सच वायलेंस इन सोसाइटी। तो लॉ हर जगह आपको डरा धमका के आपसे काम नहीं करता, पर आपकी सहमति से भी करता है। और लोगों की सहमति लेना फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। देन इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, दैट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी। भाई सबसे ज्यादा जरूरी है इस ऑर्गन का इंडिपेंडेंट होना। अब जुडिशरी अगर इंडिपेंडेंट नहीं हुई तो क्या होगा, ये समझने से पहले ये समझना चाहिए व्हाट इज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। देखिए, लेट्स से कि कोई केस फाइल हुआ अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब केस फाइल हुआ अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर, तो कोर्ट में वो केस ट्राई हो रहा है। अब अगर जज को पूरे टाइम लगता रहेगा कि बाप रे प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन इसके खिलाफ जजमेंट सुना दी, इसको सजा दे दी, तो पता नहीं कल को मुझे ये लोग रिमूव ना कर दें जुडिशरी से, मुझे जॉब से ना निकाल दें, मेरी सैलरी ना कम कर दें, जो मुझे इमोल्यूमेंट्स मिल रहे हैं, गाड़ी मिल रही है, बंगला मिल रहा है, या कोई भी अदर सर्विसेज मिल रही है, वो कम ना कर दें। अगर हमारे जजेस के दिमाग में ये बात घूमती रहेगी, अगर उन्हें हमेशा डर रहेगा कि अगर हमने इस अथॉरिटी के खिलाफ या इस पर्सन के खिलाफ जजमेंट सुनाई तो पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाएगा, तो उस केस में वो कभी भी इम्पार्शियल डिसीजन दे ही नहीं पाएंगे। तो द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू इंश्योर इज कि हमारी जुडिशरी एकदम इंडिपेंडेंट है। जुडिशरी के ऊपर कहीं से भी कोई दबाव नहीं है। आर्टिकल 50 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसी चीज की बात कर रहा है। आर्टिकल 50 इज अ डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मैं स्टेट को डायरेक्ट कर रही हूँ कि दीज आर सर्टेन प्रिंसिपल्स दैट यू हैव टू मेक लॉ ऑन। आप इन प्रिंसिपल्स पे लॉ बनाओ। दैट इज योर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज और डीपीएसपी।
तो आर्टिकल 50 डीपीएसपी जो कह रहा है कि आप ऐसा लॉ बनाओ, स्टेट को हम कह रहे हैं आप ऐसा लॉ बनाओ जिससे जुडिशरी और ज्यादा इंडिपेंडेंट हो सके। इसके चलते हमने बहुत सारे काम करे हैं, बहुत सारे ऐसे एक्शंस लिए, बहुत सारे ऐसे लॉज बनाए हैं जो कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बना रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जजेस के ऊपर ये दबाव नहीं होना चाहिए कि मुझे जॉब से ना निकाल दें या मेरी सैलरीज या एमोल्यूमेंट्स कम ना कर दें। तो मैंने उसके लिए भी स्पेसिफिक लॉ बना दिया है कि आप एक बार अगर जज बन गए, आप टेन्योर आपका स्टार्ट हो गया, तो फॉर एनी रीजन आपको निकाला नहीं जा सकता इस पोस्ट से, या आपके जो सैलरी या एमोल्यूमेंट है उन्हें कम नहीं किया जा सकता। आपको अगर मुझे निकालना है आपकी पोस्ट से, अगर मुझे किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को उसकी पोस्ट से हटाना है, तो उसके लिए मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इम्पीच करूं उसे। इम्पीचमेंट एक प्रोसेस होती है, वेरी लेंदी, वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, जिसके थ्रू मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव करती हूँ। सोचिए सिमिलर प्रोसेस मैंने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए रखी है। दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ हाउ आई एम ट्राइंग टू मेक जुडिशरी इन इंडिपेंडेंट बॉडी। अगर मैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करूं, दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर जो सिंपली कह रहा है कि इमेजिन दैट each and every organ of the government is in a special sphere। ठीक है, एक पर्टिकुलर स्फीयर है जिसके अंदर, या एक पर्टिकुलर आप कह सकते हो कि मेरे पास एक प्लैनेट है जिसके ऊपर मेरा ये कोई भी ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट जो है वो स्थित है। लेट्स से कि ये प्लैनेट आपके हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। नाउ लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का लॉ को इंप्लीमेंट करना, जुडिशरी का लॉ को इंटरप्रेट करना। अगर लेजिस्लेचर जुडिशरी का काम करने जाएगा, अगर वो कहेगा कि मैं लॉ को इंटरप्रेट करता हूं, तो उसे कहा जाएगा यू आर नॉट कॉम्पिटेंट टू डू दैट। सिमिलरली अगर एग्जीक्यूटिव कहे कि यार मैं तो लॉ बनाऊंगा, तो लेजिस्लेचर का काम करने की कोशिश कर रहा है, यू आर नॉट कॉम्पिटेंट टू डू दैट। और अगर जुडिशरी कहे कि मैं लॉ को इंप्लीमेंट करता हूं, तो भी अलाउ नहीं होगा। एंड वाइस वर्सा ऑल्सो इज ट्रू, कि आपको ये अलाउ नहीं किया जाएगा। एक बहुत अच्छा इसका एग्जाम्पल है हमारे पास, इफ यू हैव हर्ड अबाउट द सेम सेक्स मैरिज जजमेंट, जहां पे कोर्ट के अंदर पिटिशन किया गया था कि आप लॉ को ऐसे इंटरप्रेट करो, जो मैरिज लॉज हैं हर जगह मैन वुमन हस्बैंड वाइफ ऐसे टर्म्स यूज हुए हैं, तो हमने कहा आप लॉ को ऐसे इंटरप्रेट करो जैसे मैन मतलब मैन वुमन दोनों, और वुमन मतलब भी मैन वुमन दोनों। तो इसे आप जेंडर न्यूट्रल बना दो बेसिकली। तो उससे क्या होगा कि कोई भी आदमी किसी आदमी से शादी करना चाहे, कोई औरत किसी औरत से शादी करना चाहे, तो वो कर सकती है। जब ये केस जुडिशरी के पास गया, तो जुडिशरी ने कहा आप मुझे लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए नहीं कह रहे, आप मुझे बेसिकली लॉ को चेंज करने के लिए कह रहे हो। आप मुझसे कह रहे हो कि मैं लॉ को अमेंड करूं और उसे जेंडर न्यूट्रल बना दूं, जिसकी कॉम्पिटेंसी मेरे पास नहीं है। सिमिलरली शादी एक ऐसा टॉपिक है जो कि अपने सेपरेट यूनिवर्स में नहीं है, उससे जुड़े हुए बहुत सारे लॉज हैं। भाई शादी करने का जो सबसे प्राइमरी पर्पस है, जो हमने सोसाइटी के अंदर देखा है, वो है आगे अपनी फैमिली को बढ़ाना, प्रोक्रिएशन करना। तो अब आप फैमिली, अगर आप सेम सेक्स के हो, दोनों सेम जेंडर के हो, तो आप अपनी फैमिली को बायोलॉजिकली तो आगे नहीं बढ़ा सकते। कैसे बढ़ाओगे? दो तरीके हैं, या तो आप बच्चे को अडॉप्ट करो, पर अडॉप्शन लॉज में भी मैन वुमन हस्बैंड वाइफ, आपके मदर फादर, अडॉप्टिव फादर, स्टेप फादर जैसी टर्म्स हैं। तो अब मुझे अडॉप्शन के लॉज को चेंज करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर अडॉप्शन के रूट में मैं नहीं जाना चाहती, आई कुड गो फॉर सरोगेसी। सरोगेसी के अंदर भी सिमिलर प्रॉब्लम है, मैन वुमन हस्बैंड वाइफ जैसी टर्म्स यूज है। अब मुझे सरोगेसी का लॉ भी चेंज करना पड़ेगा। फिर मैं कहती हूँ कि आपने परिवार आगे अपना बढ़ा लिया, पर शादी सिर्फ परिवार बढ़ाने तक नहीं है। अगर हस्बैंड या वाइफ किसी एक की डेथ हो जाती है, तो दूसरी पार्टी को उसकी प्रॉपर्टी में कुछ हिस्सा मिलता है, सक्सेशन। अब मुझे सक्सेशन के लॉज भी चेंज करने पड़ेंगे, जहां भी अगेन मैन वुमन हस्बैंड वाइफ जैसी टर्म्स यूज हो रखी हैं। तो मुझे अब ये लॉ भी चेंज करना पड़ेगा, साथ ही साथ मुझे गार्डियनशिप के लॉज चेंज करने पड़ेंगे। तो सिर्फ एक लॉ को चेंज करने से साथ में इतने सारे लॉज है जो मुझे चेंज करने पड़ेंगे। और लॉ को अमेंड करने की, चेंज करने की पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, यानी लेजिस्लेचर के पास है, जुडिशरी के पास नहीं है। तो जुडिशरी ने सिंपली कहा कि आई एम नॉट कॉम्पिटेंट टू डू दैट, मैं आपकी पिटीशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरी पावर के दायरे से बाहर है। सेपरेशन ऑफ पावर इज इंश्योरिंग कि मेरे पास ये करने की पावर नहीं है।
दैट इज वाई जुडिशरी ने ये पिटीशन को अलाउ नहीं किया एंड दे हैव रिक्वेस्टेड द पार्लियामेंट, द लेजिस्लेचर, कि आप कोई कमेटी बैठाइए, आप देखिए कि क्या इस लॉ की नीड है सोसाइटी के अंदर, और अगर है तो हम इस लॉ को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नाउ सीइंग दीज एग्जांपल्स यू वुड थिंक कि हाँ, सेपरेशन ऑफ पावर इंडिया के अंदर है, बट लेट मी टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग एनेक्डोट कि आपके पास इंडिया के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, कैसे नहीं है? लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू विद अ स्मॉल एग्जांपल, वेरी स्मॉल एग्जांपल। लेट अस टॉक अबाउट द प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट कौन से ऑर्गन का पार्ट है? हम कहते हैं प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट पर्सन इन द स्टेट। प्रेसिडेंट आपका एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का पार्ट है, ठीक है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। बट प्रेसिडेंट के साइन के बिना मेरा बिल एक्ट नहीं बनता। जब भी मुझे किसी बिल को एक्ट बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले मैं लोकसभा या राज्यसभा से उसको पास करवाऊंगी, फिर राज्यसभा या लोकसभा में जो बचा था मैं उससे पास करवाऊंगी, और फिर प्रेसिडेंट का एसेंट मुझे चाहिए होता है। तो प्रेसिडेंट का एसेंट अगर मैं ले रही हूँ बिल को एक्ट बनाने के लिए, यानी लेजिस्लेचर की भी कुछ पावर्स प्रेसिडेंट एंजॉय कर रहा है। देन अगर किसी को डेथ पेनल्टी मिलती है और वो सारे लीगल रूट्स जो है वो देख चुका है, अपना चुका है उस डेथ पेनल्टी को ओवरटर्न कराने के लिए, तो लास्ट में वो क्या करेगा? वो एक एप्लीकेशन लिख सकता है प्रेसिडेंट को कि आप मेरी सजा कम कर दीजिए, या आप मेरी डेथ पेनल्टी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज कर दीजिए, और एनीथिंग। तो उस केस में प्रेसिडेंट के पास तो जुडिशरी की भी पावर्स हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है? दिस इज पॉसिबल बिकॉज इंडिया के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं, सेपरेशन ऑफ फंक्शन है। सेपरेशन ऑफ फंक्शन आपका कह रहा है कि जो कोर फंक्शन है मेरे तीनों ऑर्गन्स का, लॉ बनाना, लॉ को एग्जीक्यूट करना और लॉ को इंटरप्रेट करना, वो कोर फंक्शन किसी भी एक व्यक्ति के पास नहीं हो सकता। वो आपका एक या एक से ज्यादा ऑर्गन का एक ही व्यक्ति कोर फंक्शन एंजॉय नहीं करता। कोर फंक्शन आपके पास एक ही ऑर्गन का है, बट हाँ, कुछ कुछ पावर्स बाकी ऑर्गन्स की भी आपको मिल सकती है। क्योंकि इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी डाइवर्सिटी हमारी कंट्री में, इट वाज नीडेड कि कोहेसिव सिस्टम बनाने के लिए कुछ पावर्स जो है वो शेयर की जाए। दैट इज व्हाई इंडिया के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं, सेपरेशन ऑफ फंक्शन है। बट इफ यू गेट आस्क्ड द क्वेश्चन कि इंडिया के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर है या नहीं है, एंड द ऑप्शंस आर ओनली यस और नो, यू शुड डेफिनेटली टेक ऑन यस कि इंडिया के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर है। But if your options are talking about separation of power or separation of function, you can definitely go for separation of function. So, next principle की अगर हम बात करें, that is responsible and accountable government. अब भाई लेमन से अगर हम पूछेंगे कि हमारी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल है या नहीं है, तो सबसे पहला जवाब मेरे पास आएगा कि नहीं जी, हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल नहीं है। बट दैट इज नॉट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। जब हम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल है, एज एन दे आर रिस्पॉन्सिबल टू यू, दे आर अकाउंटेबल टू यू। अब मैं डायरेक्टली मोदी जी के घर जाके तो बोल नहीं सकती कि सर आपने ये लॉ ऐसे क्यों बनाया, ये पॉलिसी ऐसे क्यों बनाई, आप रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल हो, मुझे लेके जवाब दो। तो अगर मैं हाईएस्ट अथॉरिटी को डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकती, तो आर दे रियली रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल टू मी? They are, but not directly. They are indirectly accountable and responsible towards me. तो इनडायरेक्टली कैसे? इनडायरेक्टली ऐसे कि अगर कोई भी गलत पॉलिसी बनती है, गवर्नमेंट में कोई करप्शन हो रहा है, मैं डायरेक्टली नहीं उन्हें अकाउंटेबल कर सकती, बट हाँ, मेरे बिहाफ पे जुडिशरी जो है एक्शन ले सकती है। जुडिशरी पूछ सकती है लेजिस्लेचर से या किसी भी अपने ऑफिसर से कि आपने ये एक्शन क्यों लिया, आपने ये एक्ट ऐसे नहीं ऐसे क्यों करा। तो यू आर रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल टुवर्ड्स द पब्लिक। कोई भी ऑफिसर हो आपका, गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, चाहे आपका लोएस्ट रैंक पे हो चाहे हाईएस्ट रैंक पे हो, इफ दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, दे आर आंसरेबल टू द पब्लिक एंड टू द लॉ। इससे क्या होता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी आती है और करप्शन और मिसयूज ऑफ पावर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बिकॉज आई नो समवेयर आई एम रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल टूवर्ड्स द पब्लिक एंड लॉ। मुझसे जवाबदेही मांगी जा सकती है कि मैंने ये एक्शन ऐसे नहीं ऐसे लिया, ये काम ऐसे नहीं ऐसे करा, तो क्यों करा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल है टूवर्ड्स अस, राइट।
The next principle is rule of law. Now this is very important. Let us star mark this. This principle is very very important. रूल ऑफ लॉ की बड़ी एक सिंपल डेफिनेशन है. रूल ऑफ लॉ मतलब लॉ का रूल. एक सेकेंड में आपको याद हो जाएगा. रूल ऑफ लॉ मतलब लॉ का रूल, एज इन की रूल कौन कर रहा है. रूल कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, कोई नहीं कर रहा. रूल सिर्फ और सिर्फ लॉ कर रहा है. जो लॉ ने कहा है, जो लॉ ने करने को बोला है, सिर्फ वो ही हो रहा है. दिस इज अ कोर प्रिंसिपल और टेनेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ. रूल ऑफ लॉ सिंपली कह रहा है कि लॉ की नजरों में हर एक व्यक्ति एक समान है और हर किसी को लॉ का इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा. आपका रूल ऑफ लॉ का ये प्रिंसिपल दिया है प्रोफेसर एवी डाइसी ने, हु वाज अ ग्रेट जूरिस्ट. ठीक है. बेसिकली आपका एक सिस्टम चल रहा था फ्रेंच डिट्रॉइट के नाम से, जिसके अंदर हमने देखा कि दो अलग अलग कोर्ट्स बने थे. एक कोर्ट तो था जो कि ऑर्डिनरी सिटीजन्स के लिए था. ठीक है. दूसरा कोर्ट था जो एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए था. अब जो एडमिनिस्ट्रेटर्स का कोर्ट है, वहां पे पनिशमेंट थी कम, और साथ ही साथ आपका जो भी वहां पर प्रोसीडिंग्स थी वो बहुत जल्दी जल्दी खत्म होती थी. राइट. तो ये क्वेश्चन मेरा उठा कि व्हाई इज दिस हैपनिंग. राइट. कि आप किस बेसिस पर एडमिनिस्ट्रेटर्स को कम सजा दे रहे हो, वेयर एज आप जो है वो बाकी लोगों को ज्यादा सजा दे रहे हो. या एडमिनिस्ट्रेटर्स ने भाई ऐसा क्या पुण्य करा है कि आप उनका केस तो फटाफट निपटा रहे हो, बट जो हमारे ऑर्डिनरी सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं उनका केस इतना लेट चल रहा है, इतना ज्यादा डिले हो रहा है. भाई सबका अधिकार है कि उनकी प्रोसीडिंग जल्दी जल्दी जो है निपटाई जाए. सबका अधिकार है कि उनको जो है उतनी ही सजा मिले जो लॉ में लिखी है. तो उससे कम या उससे ज्यादा सजा कैसे मिल रही है. तो ये सिस्टम को देख के प्रोफेसर एवी डाइसी ने कहा कि यहाँ पे तो रूल चल रहा है विम्स एंड फैंसी का, जो मन में आ रहा है लोग कर रहे हैं. हमारे यहाँ पर रूल ऑफ लॉ नहीं दिख रहा है. दैट इज व्हाई ही गेव 3 टेनेंट्स ऑफ रूल ऑफ लॉ. अब ये 3 टेनेंट क्या है. सबसे पहला टेनेंट है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ. सुप्रीमेसी ऑफ लॉ बेटा कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को कोई सजा नहीं मिलेगी अनलेस एंड अनटिल दे हैव डन अ स्पेसिफिक ब्रीच ऑफ लॉ. जब तक आपने किसी लॉ का उल्लंघन नहीं किया है, आपको उस लॉ का उल्लंघन करने की सजा नहीं दी जा सकती. अगर मैं चोरी करके आऊं और मैं कहूंगी अरे मेरी तो क्लास है, आई एम गेटिंग वेरी लेट फॉर इट, आप मेरी जगह सजा जो है वो काट आओ, आप जाओ जेल जाओ, और आई हैव सो मच वर्क टू डू, आई विल डू दैट. भाई अगर ब्रीच ऑफ लॉ मैंने किया है तो सजा मुझे मिलेगी. अगर आपने ब्रीच ऑफ लॉ नहीं किया तो आपको कोई सजा नहीं मिलेगी. तो सबसे पहली चीज है कि आपको पनिश नहीं किया जाएगा अनलेस एंड अनटिल यू हैव डन अ वेरी स्पेसिफिक ब्रीच ऑफ लॉ. और अगर आपने ये स्पेसिफिक ब्रीच ऑफ लॉ करा है तो उस केस में आपका जो केस है वो एक ऑर्डिनरी कोर्ट में चलेगा, जहां पे ऑर्डिनरी लॉ अप्लाई होता है इन ऑर्डिनरी लीगल मैनर. यानी कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई स्पेशल कोर्ट नहीं होगा. ऐसा नहीं होगा कि मैंने एक कोर्ट बनाया जहां पे सेलिब्रिटीज के केसेस चल रहे हैं, एक कोर्ट बनाया जहां लेमन के चल रहे हैं. नहीं, सबके लिए एक ही कोर्ट है, सब लोग लॉ की नजरों में एक बराबर है. सुप्रीमेसी ऑफ लॉ. देन सुप्रीमेसी ऑफ लॉ के बाद आई हैव इक्वालिटी बिफोर लॉ. इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बड़े साफ साफ इसकी बात हो रही है कि हर व्यक्ति लॉ की नजरों में एक समान है और कोई भी लॉ से बड़ा नहीं है. ऐसा नहीं है कि कल को अगर प्राइम मिनिस्टर ने किसी का खून करा तो वो बोल सकता है कि नहीं जी मैं प्राइम मिनिस्टर हूं तो मुझे सजा नहीं मिलेगी. कोई प्राइम मिनिस्टर हो, कोई बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी हो, सलमान खान, शाहरुख खान हो, कोई भी हो, अगर किसी लेमन ने कोई क्राइम किया या किसी सेलिब्रिटी, किसी पॉलिटिशियन, किसी ने भी कोई क्राइम किया, दोनों को इक्वल सजा मिलेगी. दिस इज इक्वालिटी बिफोर लॉ. लॉ की नजरों में हर एक व्यक्ति एक समान है. द थर्ड प्रिंसिपल इज प्री डोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, जो कि कह रहा है कि जो आपके जुडिशियल डिसीजंस कोर्ट देता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करने में. आपके जो भी फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार हैं, उन राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है आपका कॉन्स्टिट्यूशन और साथ ही साथ जुडिशियल डिसीजंस. तो इंडिया के अंदर फर्स्ट पॉइंट सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, सेकंड पॉइंट इक्वालिटी बिफोर लॉ, दोनों अवेलेबल है.
थर्ड पॉइंट को हमने थोड़ा सा मोल्ड करा है, क्योंकि ये आपका एवी डाइसी ने जो थर्ड प्रिंसिपल अपना दिया था, वो यूके में थोड़ा जज मेड लॉ को प्रेवलेंस ज्यादा दी जाती है, जज मेड लॉ को थोड़ा सा ज्यादा जो है वहां पर इंपॉर्टेंस दी जाती है। बट यहाँ पर हम कहते हैं कि देर इज नो सच थिंग एज जज मेड लॉ, जजेस को लॉ बनाने की पावर नहीं है, सिर्फ लॉ को इंटरप्रेट करने की पावर है। ठीक है, तो हमने थोड़ा सा इस प्रिंसिपल को क्या करा है, थोड़ा सा हमने इसको ट्विस्ट करा है इंडिया में अप्लाई करने के लिए, राइट। ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल दैट वी हैव इज पुलिस अकाउंटेबिलिटी। भाई जैसे हमने कहा कि गवर्नमेंट हमारे रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल होनी चाहिए, वैसे ही हमारी जो पुलिस है, जो पुलिस अथॉरिटीज हैं, वो भी रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। जो भी हमारी पुलिस अथॉरिटीज हैं, दे शुड बी अकाउंटेबल टू द लॉ एंड टू द पब्लिक। उनका काम है कि वो पब्लिक के ट्रस्ट को मेंटेन करें, जो लॉ है, जो सिस्टम है, उसे फॉलो करें और अपनी पावर का मिसयूज ना करें। और अगर वो अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं, देन दे शुड बी अकाउंटेबल टू द लॉ, they should be questioned and they are going to be held accountable and they are going to have to justify their actions कि उन्होंने ये काम किया तो क्यों किया। That is one important principle of constitutionalism कि पुलिस भी मेरी accountable and responsible है to the public and to the law। नेक्स्ट प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं, विच इज द लास्ट प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, दैट इज सिविलियन कंट्रोल ऑफ द मिलिट्री। जो आपकी मिलिट्री है, वो एक वाइटल पार्ट है इंडिया का, या किसी भी कंट्री का काफी वाइटल पार्ट होता है। मिलिट्री का मेन पर्पस होता है कि वो नेशन के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करे, पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करे, और कोई भी अगर अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहा है, अनलॉफुली पावर को सीज करने की कोशिश कर रहा है, तो उसे रोका जाए। तो मिलिट्री का जो कंट्रोल है, वो हमने गवर्नमेंट को नहीं दिया है। हमने ये नहीं कहा है कि गवर्नमेंट अपनी मन मर्जी से मिलिट्री को अपने हिसाब से यूज कर सकती है। गवर्नमेंट का अगर लेट्स से कि किसी और कंट्री के साथ जो है वो अच्छे संबंध नहीं है, या किसी बंदा, मुझे कोई भी व्यक्ति है जो मुझे पसंद नहीं आया, आई थिंक कि उस कंट्री का जो वाइस प्रेसिडेंट है, लेट्स से ही इज नॉट अ गुड पर्सन, आई डोंट लाइक हिम, तो मैं मिलिट्री को डायरेक्ट नहीं कर सकती एज द गवर्नमेंट की जाओ अटैक कर दो उस पर, मारा उसको, गोली मार दो, नहीं। मिलिट्री का कंट्रोल मैंने सिविलियन हैंड्स में इसीलिए रखा है ताकि जो आपके गवर्नमेंट है वो इसका मिसयूज ना कर सके। जो आपके इलेक्टेड सिविलियन ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, सिर्फ उनके पास कंट्रोल है मिलिट्री का, ताकि जो हमारे कंट्री है उसके बेस्ट इंटरेस्ट को फॉलो किया जा सके, और कोई भी अपने विम्स एंड फैंसी के अकॉर्डिंग मिलिट्री को गाइड ना कर सके कोई भी एक्शन लेने के लिए। These are the basic tenets of constitutionalism and it is very important कि किसी भी कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो, क्योंकि अगर किसी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी सोल, उसका कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ही नहीं है, तो लोगों के बेसिक राइट्स ही प्रोटेक्ट नहीं होंगे। लोगों के बेसिक राइट्स अगर प्रोटेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो उस केस में ये कैसी कंट्री है जो अपने ही लोगों के हित में काम नहीं कर रही है? ये कैसा लॉ है जो लोगों के राइट्स एंड इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बजाय उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहा है? दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास सिविलियन कंट्रोल ऑफ मिलिट्री हो, पुलिस अकाउंटेबिलिटी हो, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल हो, सेपरेशन ऑफ पावर हो, रूल ऑफ लॉ हो, बेसिक राइट्स लोगों को मिले, उनके बेसिक फंडामेंटल राइट्स जो है वो लोगों को मिले, हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो एंड सो ऑन। ऑल ऑफ दीज प्रिंसिपल्स आर इंश्योरिंग कि मेरा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक सोल है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। So I hope that you were able to learn a lot about constitutionalism today. I would really like for you to think about this. Why is constitutionalism necessary in our country? And a quick question for you guys. Is there any country in the world जहां पे constitution है पर constitutionalism नहीं है? If you can think about any such country, do let me know in the comment section and like and share this video if you liked it. Thank you so much for attending the session.